बीकॉम प्रथम वर्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय वित्तीय लेखांकन ग्रुप 1 पेपर 1 के इकाई 5 के इस प्रथम भाग में आपका पुनः स्वागत है। हर बार की तरह संपूर्ण पाठ्यक्रम आपकी आंखों के सामने है और जिस इकाई का अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वह लाल रंग की स्याही से दर्शाया गया है। यह आपके पाठ्यक्रम का अंतिम अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स, अंश निर्गमन की प्रक्रिया। किसी भी कंपनी को अंशों का निर्गमन करने हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है, द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे निम्न 7 शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। नंबर 1, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण का निर्गमन। समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात एक सार्वजनिक कंपनी अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। इसके लिए वह प्रविवरण का निर्गमन करती है। प्रविवरण में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनेक विवरण देने होते हैं, जैसे कंपनी का इतिहास, मुख्य उद्देश्य और वर्तमान व्यवसाय। उसी प्रबंध के अंतर्गत अन्य कंपनियों का विवरण, एक विद्यमान कंपनी की स्थिति में वित्तीय निष्पादन, उस परियोजना की वर्तमान स्थिति, संभावनाएं एवं लाभदायकता जिसके लिए धन एकत्रित किया जा रहा है, निर्गम की मुख्य विशेषताएं, जोखिम, वर्तमान निर्गमन की शर्तें इत्यादि। प्रविवरण के साथ अंश आवेदन पत्र भी संलग्न होता है, जिसमें अंशों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का विवरण दिया जाता है, जिससे कि भावी अंशधारी आवेदन पत्र में आवश्यक सूचनाएं भरकर उसे आवश्यक राशि के साथ कंपनी के बैंक के पास जमा करा दे। नंबर 2, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना। कंपनी का बैंक इच्छुक विनियोजकों के आवेदन पत्र एकत्रित करता है, प्राप्त की गई राशियों के लिए आवेदकों को आवश्यक रसीद देता है तथा उनका तिथिवार लेखा अंश आवेदन खाते शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में करता है। कंपनी की सूचनार्थ बैंक समय समय पर पासबुक तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची आवेदन पत्रों सहित कंपनी के प्रधान कार्यालय को भेजता रहता है। जो आवेदन पत्र राशि सहित सीधे कंपनी के कार्यालय को प्राप्त होते हैं, वे भी कंपनी द्वारा बैंक को भेज दिए जाते हैं। बैंक ऐसी प्राप्तियों की प्रविष्टि भी अंश आवेदन खाते में करता है तथा इसे आवेदन पत्रों के साथ कंपनी के प्रधान कार्यालय को भेज देता है। निर्धारित अंतिम तिथि तक जितने आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, कंपनी के कार्यालय में उनकी जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि क्या कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से अधिक के लिए आवेदन पत्र तो नहीं प्राप्त हो गए हैं। इस संबंध में ध्यान रहे कि कंपनी प्रविवरण में उल्लेखित निर्गमित अंशों से अधिक अंश जनता को नहीं बेचे जा सकते हैं। अतः यदि निर्गमित अंशों से अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं तो प्राप्त आवेदन पत्रों में से अनियमित एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसके पश्चात आवेदनों को नामों के वर्ण क्रम में संबंधित आवेदन पत्रों से आवश्यक सूचनाएं आवेदन तथा आवंटन पुस्तक शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक में दर्ज कर ली जाती है।
विभिन्न प्रकार के अंशों के लिए अलग अलग आवेदन एवं आवंटन पुस्तकें रखी जाती है। इसमें पृथक पृथक वर्गों के अंशों के विवरण दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद आवेदित अंशों की संख्या के अनुसार एक सारांश सूची भी तैयार की जाती है, जिसके आधार पर संचालकों द्वारा अंशों के आवंटन पर विचार किया जाता है। नंबर 3, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अंशों का आवंटन। अंशों के आवंटन से आशय अंशों का आवेदकों में बंटवारा करने से है। यह कार्य संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। एक सार्वजनिक कंपनी पर अंशों के आवंटन पर कई प्रतिबंध लागू होते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, न्यूनतम अभिधान की प्राप्ति। कंपनी उस समय तक अंशों का आवंटन नहीं कर सकती जब तक कि वे न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त न कर लें। यह राशि आवेदन पर प्राप्त नगद राशि नहीं होती, वरन इसकी गणना अंशों के अंकित मूल्य के आधार पर की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि किसी कंपनी के लिए न्यूनतम अभिधान राशि 9 लाख रुपए है तथा वह कंपनी 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी अंश जनता को प्रस्तुत करती है, तो अंशों का आवंटन तभी किया जा सकता है जबकि 90,000 अंशों के लिए आवेदन राशि कंपनी को प्राप्त हो जाए। न्यूनतम अभिधान राशि का उल्लेख प्रविवरण में किया जाता है। कोई भी कंपनी तब तक अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है जब तक उसे संपूर्ण निर्गमन के कम से कम 90% के बराबर अभिधान प्राप्त नहीं हो जाता है। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी के सममूल्य पर निर्गमन की स्थिति में एक आवेदक द्वारा आवेदित अंशों की न्यूनतम संख्या 200 अंश होगी, जबकि अंशों का अंकित मूल्य 10 रुपये हो। न्यूनतम अभिधान राशि का प्रतिबंध प्रत्येक निर्गम पर लागू होगा। इस राशि के प्राप्त न होने पर निर्गमन रद्द माना जाएगा व समस्त आवेदकों से प्राप्त राशि लौटा दी जाएगी। प्रतिबंध संख्या 2, रेस्ट्रिक्शन नंबर 2, निर्गमन मूल्य का कम से कम 25% भाग आवेदन पर लेना। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र के साथ आवेदित अंशों के निर्गमन मूल्य का कम से कम 25% भाग अवश्य आना चाहिए। यह राशि नकद में प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि आवेदन पत्र के साथ चेक या ड्राफ्ट प्राप्त हुआ है तो उसके नकद में वसूली के पश्चात ही आवंटन किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन नंबर 3, प्राप्त राशि अनुसूचित बैंक में जमा करना। आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त समस्त धनराशि एक अनुसूचित बैंक में उस समय तक जमा रहती है जब तक कि कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है। यदि ऐसा प्रमाण पत्र कंपनी को पहले ही मिल चुका है तो प्राप्त समस्त राशि अनुसूचित बैंक में उस समय तक जमा रहेगी जब तक कि आवेदन पत्रों पर न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त नहीं हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त करने की अवधि। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी अधिकतम 30 दिनों के लिए निर्गमन खुला रख सकती है। यदि कंपनी को इन 30 दिनों के भीतर न्यूनतम अभिधान नहीं मिलता है तो आवेदकों से प्राप्त राशि अगले 12 दिनों में लौटानी होगी। अन्यथा 12 दिन की समाप्ति के पश्चात दोषी संचालकों व अधिकारियों को विलंब अवधि हेतु 15% वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन। अंशों के जनता को निर्गमन से पूर्व कंपनी को किसी एक या अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उन अंशों के लेन देन की अनुमति हेतु आवेदन करना होगा। साथ ही प्रविवरण में उन स्टॉक एक्सचेंज का नाम देना होगा जहां
इस प्रकार का आवेदन किया गया है। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज से आज्ञा न मिलना। यदि कंपनी को उपर्युक्त आवेदन पर स्टॉक एक्सचेंज से अभिधान सूची बंद होने के 10 सप्ताह के भीतर अनुमति नहीं मिलती है और अंशों का आवंटन कर दिया जाता है तो वह आवंटन व्यर्थ माना जाता है। नेक्स्ट, धन की वापसी। यदि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन प्रस्तुत नहीं करती है अथवा उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो कंपनी को अंशों पर प्राप्त संपूर्ण धन लौटाना होगा। यदि कंपनी धन लौटाने के लिए उत्तरदायी होने के 8 दिनों के भीतर धन नहीं लौटाती है तो 8वें दिन के पश्चात से कंपनी एवं उसके संचालक व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उस राशि को ब्याज सहित चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कंपनी को आवेदन पर स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति मिल जाती है तो उसे उत्तरदायी होने के 8 दिनों के भीतर आवंटित अंशों से संबंधित राशि से अधिक राशि लौटानी होगी। ऐसा न करने पर कंपनी तथा उसके संचालक व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उस राशि को ब्याज सहित चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट, आवंटन सूचियां तैयार करना। नियमित आवंटन के लिए समस्त व्यवस्थाओं की पूर्ति हो जाने पर कंपनी के सचिव द्वारा आवंटन सूचियां तैयार की जाती है। इन सूचियों पर संचालक मंडल की सभा में विचार किया जाता है तथा आवंटन प्रस्ताव पास किया जाता है। यदि निर्गमित अंशों के बराबर अथवा इनमें कम अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हों तो अंशों के आवंटन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। समस्त आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित अंशों को आवंटन कर दिया जाता है। इसके विपरीत यदि निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो कंपनी को सेबी द्वारा संशोधित दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। इसके अनुसार 50% अंश ऐसे विनियोजकों हेतु आरक्षित करने होंगे जिन्होंने 1000 से कम अंशों के लिए आवेदन दिए हैं। शेष 50% उनके लिए जिन्होंने 1000 से अधिक अंशों हेतु आवेदन किए हैं। दोनों श्रेणियों के लिए पृथक पृथक आनुपातिक विधि अपनाई जाएगी। नेक्स्ट, आवंटन प्रक्रिया, अलॉटमेंट प्रोसेस। संचालक मंडल द्वारा अंशों के आवंटन के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनकी प्रविष्टियां अंश आवेदन एवं आवंटन सूची के उचित खातों या लेखा पुस्तकों में कर ली जाती है। उक्त सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर संचालक मंडल के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और संचालक मंडल की सभा द्वारा सचिव को आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर व खेद पत्र, लेटर ऑफ रिग्रेट तैयार करने के लिए आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट, आवंटन पत्र भेजना, डिस्पैच ऑफ अलॉटमेंट लेटर। सचिव उन आवेदनों को आवंटन पत्र भेजता है जिनको अंशों का आवंटन किया गया है। आवंटन पत्र में आवेदक या अंशधारी को आवंटित अंशों की संख्या लिखी रहती है तथा यह मांग की जाती है कि वह प्रत्येक अंश की एक निश्चित आवंटन राशि, यदि अंश पर देय संपूर्ण राशि आवेदन पत्र के साथ न मांग ली गई हो तो अमुक तिथि तक जमा करा दे। आवंटन पत्र भेजते ही आवेदक तथा कंपनी के बीच अंशों के क्रय संबंधी संविदा पूर्ण हुआ माना जाता है। रजिस्ट्रार को आवंटन रिटर्न भेजना, आवंटन विवरणी भेजना, फाइलिंग अलॉटमेंट रिटर्न टू रजिस्ट्रार। आवंटन कार्य पूर्ण हो जाने के बाद कंपनी को रजिस्ट्रार के पास आवंटन रिटर्न भेजना होता है जिसमें आवंटन संबंधी आवश्यक सूचनाएं दी जाती है। इस रिटर्न के साथ कंपनी के सचिव अथवा किसी एक संचालक का इस आशय का घोषणा पत्र भी भेजा जाता है कि कंपनी द्वारा आवंटन संबंधी समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है। यह विवरणी प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवंटन के 30 दिन के भीतर अथवा
रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर प्रस्तुत करना पड़ता है। शेयर सर्टिफिकेट। अंश प्रमाण पत्र। अंश प्रमाण पत्र कंपनी की सामान्य मुहर के तहत निर्गमित एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें यह निर्दिष्ट होता है कि प्रमाण पत्र का धारक कितने अंशों का स्वामी है। वस्तुतः अंश प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अंशों पर किसी सदस्य के अधिकार होने का मूल प्रमाण पत्र है। कंपनी अधिनियम के अनुसार आवंटन की तिथि के 3 महीने के अंदर अंश प्रमाण पत्र सुपुर्दगी के लिए तैयार रखने चाहिए। जब अंशों के एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त स्वामी होते हैं तब कंपनी एक ही प्रमाण पत्र देती है और संयुक्त स्वामियों में से प्रत्येक नामित स्वामी को अंश प्रमाण पत्र की दी गई सुपुर्दगी सभी को दी गई सुपुर्दगी मानी जाती है। अंशों का निजी रूप से निर्गमन। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अंशों के निजी रूप में निर्गमित का तात्पर्य अंशों का कुछ चुने हुए व्यक्तियों के समूह जैसे भारतीय वित्तीय संस्थाएं, विदेशी वित्तीय संस्थाएं, पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनीज इत्यादि को अंशों का निजी रूप से प्राइवेट रूप से आवंटन करना है। पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्रों, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या अंशतः परिवर्तनीय ऋण पत्रों, पार्शियली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को अंशों का निर्गमन करना भी अंशों का निजी रूप से निर्गमन है। इसके लिए कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है एवं इसे स्टॉक एक्सचेंज एवं कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल भी करना होता है। प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन। इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई असूचित अनलिस्टेड कंपनी या नई कंपनी भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपने अंशों को सूचीबद्ध करवाने से तुरंत पूर्व जनसाधारण को अपने अंश प्रस्तावित करती है तो ऐसे अंश निर्गमन प्रस्ताव को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। अर्थात इन सभी निर्गमनों को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन कहा जाता है जिनका उद्देश्य निर्गमित अंशों को भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रथम बार सूचीबद्ध करवाना हो। इस निर्गमन में प्रविवरण निर्गमित करके जनता में अंश प्रस्तावित करवाए जा सकते हैं या बुक बिल्डिंग प्रक्रिया द्वारा अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर आवंटन। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्राथमिकता के आधार पर आवंटन का तात्पर्य कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पास एक प्रस्ताव की अनुपालना में अंशों का निर्गमन करना है। कंपनी अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी अपने निर्माण के 2 वर्षों बाद अथवा उस कंपनी के अंशों के प्रथम आवंटन के 1 वर्ष बाद किसी भी समय इसमें से जो भी पहले हो अंशों का और निर्गमन चाहती है तो उस कंपनी को उन अंशों का प्रस्ताव सर्वप्रथम कंपनी के विद्यमान समता अंशधारियों को करना होगा। लेकिन यदि कंपनी चाहे तो एक विशेष प्रस्ताव पारित करके इन अंशों का निर्गमन चुने हुए व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं को सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कर सकती है। Next, point number 4, reservation for retail small individual investors. छोटे व्यक्तिगत विनियोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित रखना। छोटे व्यक्तिगत विनियोगकर्ताओं से तात्पर्य ऐसे
विनियोजकों से है जो 2 लाख रुपए तक की प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करते हैं। सेबी के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार एक कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन के प्रस्ताव का 50% भाग छोटे व्यक्तिगत विनियोजकों के लिए सुरक्षित रखना होगा। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, अंशों पर मांग राशि प्राप्त करना। आवेदन पत्र के साथ अंशों के आवंटन पर मांगी गई राशि के बाद यदि अंशों पर देय राशि का कुछ भाग शेष रहता है तो कंपनियां इस राशि को एक या कई किस्तों में वसूल कर सकती है। आवंटन के बाद इस प्रकार प्रत्येक किस्त की मांग को अंशों पर मांग कहते हैं। अंशों पर मांगी जाने वाली किस्तों के संबंध में कंपनी के अंतर्नियमों में प्राय आवश्यक विवरण दे दिया जाता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। नंबर 1, अंशों पर शेष राशि मांगने का अधिकार संचालकों को ही होता है। किसी मांग को निरस्त या स्थगित करने का अधिकार भी संचालकों को ही है। ऐसी मांग करने के लिए संचालकों की सभा में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है जिसमें मांग की गई राशि, भुगतान की अंतिम तिथि, भुगतान करने के स्थान आदि का उल्लेख किया जाता है। नंबर 2, प्रत्येक मांग की राशि अंशों के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, प्रत्येक अंशधारी को मांग संबंधी आवश्यक बातों की सूचना 14 दिन पहले मिलनी चाहिए। नंबर 4, 2 लगातार मांगों के मध्य कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 5, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि निर्गमन का आकार 500 करोड़ रुपए तक है तो निर्गमित अंशों को आवंटन की तिथि से 12 माह के भीतर पूर्ण प्रदत्त हो जाना चाहिए। नंबर 6, अंशों पर मांग करने के बाद यदि उनकी देय तिथि तक मांग की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अंशों की मांग की बकाया राशि पर देय तिथि से भुगतान करने की तिथि तक 5% की दर से ब्याज मांगा जा सकता है। संचालक सभा ऐसे ब्याज को पूर्णतः या आंशिक रूप से निरस्त कर सकती है। नंबर 7, यदि कुछ अंशधारी भविष्य में मांगी जाने वाली रकमों का भुगतान एडवांस में कर देते हैं तो ऐसी अग्रिम मांग राशि कॉल्स इन एडवांस पर संचालक मंडल तथा सदस्यों के मध्य समझौते के अनुसार 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। मांग राशि का विवरण एक पुस्तक में, जिसे मांग पत्रिका कॉल्स रजिस्टर कहा जाता है, उसमें दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की सूची एवं सदस्यों का रजिस्टर। प्रत्येक कंपनी को अपने सदस्यों का पूर्ण विवरण रखने के लिए एक रजिस्टर रखना पड़ता है जिसमें सदस्यों द्वारा क्रय किए गए अंशों से संबंधित संपूर्ण विवरण दर्ज किए जाते हैं। प्रत्येक ऐसी कंपनी को जिसके सदस्यों की संख्या 50 से अधिक होती है अपने सदस्यों के नामों की एक सूची रखनी होती है। यह सूची कार्ड अनुक्रमणिका के रूप में, कार्ड इंडेक्स के रूप में हो सकती है। इस सूची में हर सदस्य के संबंध में ऐसी पर्याप्त सूचना दी रहती है जिसमें कि उस सदस्य के संबंध में सदस्य रजिस्टर की प्रविष्टियों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकें। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत
प्रत्येक कंपनी को ऐसी लेखा पुस्तकों का रखना अनिवार्य है जो कंपनी की आर्थिक स्थिति का उचित चित्र प्रस्तुत करे। उसके व्यवहारों की व्याख्या कर सकने में सहायक हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक कंपनी समस्त आवश्यक लेखा पुस्तकों में दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखा करे एवं कंपनी अधिनियम में दिए गए विभिन्न प्रावधानों एवं प्रारूपों का पालन करे। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार। किसी भी कंपनी की अंश पूंजी को कंपनी अधिनियम में दिए गए चिट्ठे के प्रारूप में प्रदर्शित करने के आधार पर जिन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है वो निम्नलिखित 6 प्रकार की होती है। आइए अब उनका विस्तार से वर्णन प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, अधिकृत पूंजी। पार्षद सीमा नियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है उसे ही अधिकृत पूंजी कहते हैं। यह पूंजी की वह अधिकतम राशि है जिसका कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमन कर सकती है। इसे पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल या नाम मात्र की पूंजी, नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी पुकारा जाता है। नंबर 2, इशूड शेयर कैपिटल, निर्गमित अंश पूंजी। अधिकृत पूंजी के उस भाग के अंकित मूल्य को जो जनता को नगद धन या अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित किया जाता है, निर्गमित पूंजी कहते हैं। ऐसी पूंजी जितने अंशों में विभक्त होती है उन्हें निर्गमित अंश कहते हैं। अधिकृत पूंजी का वह शेष भाग जो निर्गमित नहीं किया जाता है, अनिर्गमित पूंजी, अनइशूड कैपिटल कहलाता है। जितने अंशों में अनिर्गमित पूंजी विभक्त रहती है उनको अनिर्गमित अंश, अनइशूड शेयर्स कहते हैं। ये अतिरिक्त अंश पूंजी की आवश्यकता होने पर ही निर्गमित किए जाते हैं। नंबर 3, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, प्रार्थित अंश पूंजी या अभिदत्त अंश पूंजी। निर्गमित पूंजी के उस भाग को जिसका अभिदान जनता द्वारा कर दिया जाता है, अर्थात जिसके लिए जनता द्वारा आवेदन पत्र दिए जाते हैं, प्रार्थित या अभिदत्त सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नाम से बुलाया जाता है। जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं उतने अंशों को अभिदत्त अंश, सब्सक्राइब्ड शेयर्स कहते हैं। ध्यान रहे कि कंपनी केवल उतने अंशों का ही आवंटन कर सकती है जितने अंशों का निर्गमन किया गया है। यदि समस्त निर्गमित पूंजी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो निर्गमित पूंजी के इस भाग को न अभिदत्त की गई पूंजी, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाएगा। नंबर 4, कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। कंपनी द्वारा अंशधारियों से अभिदत्त अंशों पर जितनी राशि मांगी जाती है उसे मांगी गई पूंजी कहते हैं। अभिदत्त पूंजी का जितना भाग मांगने के लिए शेष रहता है उसे न मांगी गई पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। नंबर 5, पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाता है उसे पेड अप कैपिटल या प्रदत्त पूंजी के नाम से बुलाया जाता है। यदि मांगी गई समस्त राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा कर दिया जाता है तो मांगी गई तथा प्रदत्त पूंजी एक ही होगी, परंतु यदि मांगी गई राशि का एक भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक नहीं चुकाया जाता है तो इस भाग को बकाया या न दी गई मांग राशियाँ, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स अनपेड कहा जाता है। अनेक अंशधारी बार बार मांगी जाने वाली राशियों का भुगतान करने की असुविधा से छुटकारा पाने के लिए अपने अंशों का समस्त या शेष मूल्य एक साथ दे देते हैं। जो राशि किसी मांग से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है उसे अग्रिम मांग राशि, कॉल्स इन एडवांस अमाउंट कहा जाता है। रिजर्व्ड कैपिटल, संचित पूंजी। कंपनी को निर्गमित अंशों पर न मांगी गई राशि को
अंशधारियों से कभी भी मांगने का अधिकार होता है, परंतु कभी-कभी एक सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित कर देती है कि न मांगी गई पूंजी का एक निश्चित भाग केवल कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा, न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, संचित पूंजी कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कंपनी के ऋणदाताओं की सुरक्षा तथा उनमें विश्वास स्थापित करने के उद्देश्य से की जाती है। ऐसा करने से कंपनी की गुडविल बढ़ती है तथा उसे ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। अंशों के निर्गमन संबंधी अन्य प्रमुख प्रावधानों एवं लेखा प्रविष्टियों का विवरण हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।